नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। हम लोग आज दो सवाल डिस्कस करेंगे। पहला सवाल होगा GS2 वनरेबल सेक्शन से। दूसरा सवाल होगा GS1 से, जो हमारा सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, उसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोगों ने सवाल आपको दिया था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ राइजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एज डिपेंडेंट्स इन इंडिया। पहली बात क्या लिखना है आपको, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं हमारे जहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा। व्हाट कैन बी डन, क्या मेजर लिए जा सकते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिया गया है, आपको ये दो पार्ट एड्रेस करना है अपने बॉडी में, आंसर की बॉडी में। ठीक है, 10 मार्क्स का सवाल है, 150 वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है। वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शन, इस टॉपिक से हमने लिया है। वनरेबल सेक्शन के अंतर्गत महिलाएं, ST SC OBCs, जो ओल्ड एज पीपल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये सभी लोग आते हैं। क्लियर, चिल्ड्रन भी आते हैं इसमें। अब करें क्या, सबसे पहले बताएंगे कि हमारे यहाँ ओल्ड एज के जो लोग हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। जनगणना का, सेंसस का जो डाटा है वो दे सकते हैं आप। उसके बाद सीधे आप बॉडी पे कूद जाएंगे और आप चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंज हैं। आप एक बक्सा बनाएंगे और बक्से के भीतर आप सब हेडिंग देते हुए सारे पॉइंट को मेंशन करेंगे। हर हेडिंग के अंदर कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना। ठीक है, यहाँ पर 2 हेडिंग दोगे, पहला चैलेंज का, दूसरा मेजर का, और हर हेडिंग के अंदर आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे। मतलब कि दोनों हेडिंग में आपके 12 पॉइंट आएंगे। 10 मार्क्स का सवाल है, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से नंबर, मतलब अच्छे से आंसर लिख दिया तो। मगर 10 से 12 पॉइंट कम से कम लिखना है अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो। चलो शुरू करते हैं। जनगणना में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ 104 मिलियन जो बुजुर्ग हैं वो रह रहे हैं, और करीब 70% जो बुजुर्ग हैं ना वो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, 2050 तक 20% जनसंख्या हमारे यहाँ बुजुर्गों की होगी, मतलब कि 1/5 पॉपुलेशन हमारे यहाँ बुजुर्ग की होगी 2050 तक। क्लियर है, वो क्या क्या इशू फेस करते हैं। हमारे यहाँ पहले जॉइंट फैमिली का चलन ज़्यादा था, अभी वो जॉइंट फैमिली धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील होता जा रहा है। मतलब कि परिवारों का जो विखंडन है, डिवीज़न है, वो होता जा रहा है। पहले पापा चाचा सब साथ में रहते थे, अब पापा अलग चाचा अलग, और दादाजी जो है ना उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि दादी इस घर में रहेगी इस तरफ और दादाजी इस तरफ। बागबान देखे हो? हाँ। तो वहाँ पर जो इंडिविजुअलिटी है वो बढ़ जाती है, अकेलापन बुजुर्गों में बढ़ जाता है और वो ज़्यादा वनरेबल बन जाते हैं। उनका जो मेंटल स्टेटस है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगता है, मतलब ठीक नहीं रहता। फिर दूसरी बात, उनका जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों सर? बुजुर्ग होंगे तो बॉडी का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, बीमारी जल्दी लगेगी, और चूंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसी कारण से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ना वो बढ़ जाता है हमारे यहाँ। लोगों के पास इनफ सेविंग नहीं है, बुजुर्गों के पास इनफ सेविंग नहीं, क्योंकि उन्होंने सब बच्चे क्या लगा दिया। अमिताभ बच्चन ने यही किया था ना, अपनी जो सेविंग थी बच्चों को दे दिया था, तो उनके पास कुछ बचा नहीं रखने, मतलब अपना खर्चा करने को। सोशल सेफ्टी नेट, पेंशन का हमारे यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं दिया गया है। जैसे कि अधिकांश जॉब जो हमारे, जैसे कि 90% भारत का लेबर फोर्स जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। अब उनके पास जो सोशल सिक्योरिटी मेजर हैं वो उनको नहीं मिल पाते। हेल्थ का हमारे यहाँ बहुत ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। ओल्ड एज के लिए जो सुविधाएँ हैं वो हमारे यहाँ नहीं हैं। दूसरी बात, भारत में अभी भी बुजुर्गों की सेवा परिवार ही करता है। तो जब बुजुर्ग, जो हमारा परिवार ही अगर न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो जाए तो बुजुर्ग की देखभाल कौन करेगा? हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा बुजुर्ग के घर में? दूसरी बात, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो सिटीजन फ्रेंडली नहीं है। ठीक है ना, ये भी एक मेन समस्या है। बुजुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके लिए कौन कौन से स्कीम चलाए जाते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम हैं, इनके बारे में उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, सब चीज़ें हैं मगर उनका अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है बुजुर्गों के पास, या फिर उन लोगों के पास जो बुजुर्ग होने वाले हैं। ठीक है ना, वो लोग पेंशन का लाभ नहीं ले पाते। अगला है डिले इन गेटिंग बेनिफिट ड्यू टू रेड टेपिज्म, करप्शन होता है। आपने एक मूवी देखी है जिसमें
पेंशन लेने जाता है, वो पेंशन नहीं दे रहा होता तो वो उसको घूस में अपने कपड़े देने लग जाता है पूरा, फिर वो शर्मिंदा होकर के उसका पेंशन पास करता है। कौन सा लगे रहा, मतलब मुन्ना भाई मूवी थी शायद, नहीं, हाँ। तो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है ये भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल विल की कमी है क्योंकि बुजुर्ग लोग कम वोट देने जाते हैं और उनकी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है उतनी ज़्यादा नहीं है। ये मेन चीज़ें हैं। चूँकि आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम है, इसी कारण से नेता भी उन पर उतना खास ध्यान नहीं देते। तो ये इशू है। 10 में से कम 6 पॉइंट तो तुम लिख ही डालोगे अपने आंसर में, इतनी उम्मीद करते हैं। आगे आ जाओ, कौन कौन सा सरकार ने मेजर लिए हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। जैसे कि सरकार के द्वारा जो मेजर लिए गए हैं ना, उसमें आप ये कह सकते हो कि संवैधानिक मेजर क्या है, लीगल मेजर क्या है और पॉलिसी संबंधित मेजर क्या लिया गया है। मतलब कि संविधान में क्या कहा गया है, लॉ कौन कौन से हैं, स्कीम कौन कौन से हैं और पॉलिसी कौन कौन से हैं। 4 चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते थे। आर्टिकल 41 कहता है कि जो स्टेट होगा ना वो ओल्ड एज में असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब जो सहायता है वो प्रोवाइड करेगा। फिर NSAP, इसमें मतलब कि इसको बनाया गया था आर्टिकल 41 को फुलफिल करने के लिए। इसमें कई सारे जो स्कीम है जैसे कि अन्नपूर्णा स्कीम, ये सब स्कीम आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया गया है ओल्ड एज पर्सन के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके लिए जो ओल्ड एज होम है उनको मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। दूसरी बात, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए, मतलब कि जो जवान जब काम कर रहे होते हैं तो अटल पेंशन योजना चलाया गया। किनके लिए, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको कि 90% हमारा लेबर फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, इनका थोड़ा कट रहा है PPS NPS वगैरह। क्लियर बात है। फिर बुजुर्गों का जो मेन इनकम आता है वो उनकी सेविंग से आता है। सेविंग को उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा होता है, वहाँ से ब्याज मिलता है। तो जो ब्याज मिला उनको उनकी सेविंग पर, उनके फिक्स डिपॉजिट पर, उस पर एक्सटेंशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब कि वो टैक्स कम लेंगे उस पर हम आपके। फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यहाँ पर एनुअल रिटर्न 8% दिया जा रहा है। इसको LIC के द्वारा रन किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो एक रेगुलर इनकम है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। कई सारे जो सुविधाएं वो सरकार ने दी हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, रेलवे में कंसेशन मिलता है, ठीक। तो ये सब सुविधाएं दी गई हैं हमारे बुजुर्गों के लिए। मगर यहाँ पर एक चीज़ और है, जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए जो कुछ काम है वो किया जाना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं आप वे फॉरवर्ड में, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ के लिए काम किया जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट होता है वो दिया जाना। सपोर्ट किस तरह से, मतलब कि उनके केयर टेकिंग में उस सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें। पेंशन स्कीम को और मजबूत बनाना चाहिए, उनके बारे में जो अवेयरनेस है फैलाना चाहिए, ताकि जो लोग काम करें जिनको पता नहीं है पेंशन स्कीम के बारे में वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। फिर जो ओल्ड एज होम है उनको अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से मेनटेन करें। क्लियर है। सोसाइटी थोड़ा सा जैसे कि जो इथिक्स है ना, इथिक्स है, जो नैतिकता है वो बच्चों में इनकलकेट की जानी चाहिए कि बुजुर्गों का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। जो जनरेशन गैप है ना वो बढ़ गया है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए समस्याओं को। क्लियर है। इसका आंसर समझ गए होंगे आप। इन्हीं सब पॉइंट को यूज़ करके आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं कि हेल्थ इशू, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का अभाव होता है, एल्डरली का फेमिनाइजेशन, मतलब कि ज़्यादातर महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, मेल बुजुर्ग कम होते हैं। जो आपका डाटा केयर, डे केयर सेंटर, काउंसलिंग सेंटर, इनका अभाव होता है हमारे यहाँ। कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पर इनकम मतलब अपने सर्वाइवल के लिए। ये सब समस्याएं आप लिख सकते हैं। फिर क्या क्या मेजर लिए गए हैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, PM वय वंदना योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। क्लियर बात है। तो आप उन पॉइंट को यूज़ करके आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर बात है। चलो अब हम आपका जो आंसर है उसको एक रिव्यू करते हैं। Aging is a continuous and irreversible process associated with a person till his death. Currently, India has 8.6% of elderly person which was at 5.5% in 1951. National policy for elderly define a person with 60% of age to be elder. तुम सीधे शुरू कर सकते यहाँ से, यहाँ से शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसके बाद तुम डाटा दे सकते थे कि हमारे यहाँ कितने ओल्ड एज पीपल हैं। क्लियर है। तो इतना लंबा इंट्रो नहीं लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन का इंट्रो बहुत होता है। सीधे तुम बॉडी पे जंप करो और बॉडी पे जंप करते ही तुम यहाँ पर पहले एक बक्सा बनाओ कि हम आंसर के इस पार्ट को टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। क्लियर है।
कौन सा चैलेंज है आपने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आपने बताया आगे कि कौन कौन से मेजर लिए जाए, जैसे कि इंडियन पीपल आर हैविंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर सोसाइटी फलाने कैन फ्यूचर जनरेशन कैन, ठीक है, समस्या यहाँ पर आ रही है, मतलब उनका महत्व अपना अलग है। सो मच मोर स्टेप आर नीडेड फॉर देयर कंफर्ट एंड डिसेंट लिविंग, ठीक। तो यहाँ पर वो बताओगे ना कि क्या मेजर लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक बक्सा बना देते हैं कि यहाँ पर ये मेजर लिए आ सकते हैं। तो इतना आपको नहीं लिखना है कि ये सीधे बोलो कि मेजर डैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व दिस चैलेंजेस। इतना समय नहीं होता हमारे पास पढ़ने के लिए, उसको बस मतलब ये है कि जो सवाल में पूछा गया है तो क्या तुमने उसको डील किया है। हाँ, जो चैलेंज है बता दिया, मेजर है बता दिया, अब कंक्लूजन पे आ जाओ, अपना आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं होता, और 150 वर्ड में ही मैंने कहा था आपका ये क्रॉस कर गया है वर्ड लिमिट। समझ गए बात। वर्ड लिमिट अगर मैं 250 रखता ना तो ये सवाल आसान हो जाता, आपके पास लिखने के ढेर सारे कंटेंट होते। वर्ड लिमिट 150 रखने का मतलब ये है कि आपको एकदम प्रिसाइज होकर के लिखना है, अपने वर्ड को एकदम चुनना है ध्यान से कि मैं कौन सा पॉइंट लिखूँ कौन सा पॉइंट नहीं लिखूँ, ठीक है। चलो, अगला हमारा सवाल था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इट इज़ अ मच नीडेड स्टेप फॉर इंडिया टू मूव फॉरवर्ड इन 21st सेंचुरी, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। क्लियर बात है। तो सबसे पहले बताएंगे आप कि यूसीसी होता क्या है, ये होता क्या है, अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और यूसीसी इन समस्याओं को कैसे टैकल करेगा। पहली बात ये कि समस्या क्या है, यूसीसी को कैसे टैकल करेगा, आप इसके बारे में बता देंगे, और यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं आप ये बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट लिखना है, इसीलिए मैंने आपको 250 वर्ड दिया है। 15 मार्क्स का ये सवाल है, फिर आखिर में इसको आप पॉजिटिवली कंक्लूड कर देंगे। शुरू करें। चलो, यूसीसी हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनका एक सेट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, मतलब कि आप किसी भी धर्म के हों आप सब पर ये अप्लाई होगा। इट इज़ अ कॉमन सेट ऑफ लॉ फॉर ऑल भारतीय, जो गवर्न करता है आपके पर्सनल मैटर को, आपके शादी ब्याह के जो रूल्स हैं, डाइवोर्स के रूल्स हैं, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनके रूल हैं। आपका धर्म कुछ भी हो आप पर ये रूल अप्लाई होगा। क्लियर है। समस्या क्या है, जैसे कि एक क्रिश्चियन कपल को कम से कम 2 साल तक अलग रहना पड़ेगा डिवोर्स पाने के लिए, मगर हिंदुओं को केवल 1 साल तक अलग रहना पड़ेगा। तो ये धर्म के आधार पर एक डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। क्लियर बात है। वैसे ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इट इज़ नॉट कोडिफाइड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन देयर धार्मिक टेक्स्ट। शरिया लॉ पर वो काफ़ी हद तक बसा हुआ, जो कि सही नहीं है हमारे एक सेकुलर सोसाइटी में। समझ के बात। आर्टिकल 44 भी कहता है कि जो हमारा स्टेट है, जो देश है, इट विल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपका आंसर में केवल इतना ही पॉइंट लिखते तो भी काम हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। केवल इतना पॉइंट लिख करके, मतलब पहला लाइन लिख करके आप सीधे आगे बढ़ जाते बॉडी की तरफ, मेन कंटेंट की तरफ। क्योंकि जब तक आप कंटेंट को डील नहीं करेंगे ना तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये सब बातें फेंकने से नंबर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, समय है, नहीं आ रहा तो लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आपके पास अगर कंटेंट है कि क्या आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में तो आप लिखिए। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि अभी के साथ क्या समस्याएं हैं वो मैंने बता दिया आपको 2 लाइन में, कि एक क्रिश्चियन कपल है उसको 2 साल और हिंदू को 1 साल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बेस्ड है उनके शरिया लॉ पर, इतना आपने डील कर दिया बॉडी का पहला पार्ट में। सेकंड पार्ट पर क्या आएंगे, वो बताएंगे कि क्या पॉजिटिव है, मतलब कि क्या बदलाव लाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि सभी लॉ जो संबंधित होंगे मैरिज से, इनहेरिटेंस से, फैमिली से, वो सभी बराबर होंगे सभी भारतीय के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो यूनिटी है ना वो बढ़ेगी। दूसरा, अभी का जो लॉ है वो महिलाओं के लिए बायस्ड है, मेल डोमिनेटेड लॉ है, मेल सेंट्रिक लॉ है, तो महिलाओं पर ज्यादती होती है, तलाक 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 बोल करके काम खत्म हो जाता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर जो रिलीजन है ना उसको समाज से अलग किया जाएगा, पर्सनल लॉ से अलग किया जाएगा। जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह है, इनहेरिटेंस का जो लॉ है जो काफ़ी अनफेयर है, महिलाओं को इनहेरिटेंस का राइट कभी कभी नहीं दिया जाता बहुत सारे केसेस में, डाइवर्स लॉ काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल हैं, ये सब जो समस्याएं हैं ना वो ठीक होंगी। पर्सनल लॉ में जो लूप होल हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो खेली जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में वो कम हो जाएगा। भारत का जो समाज है उसमें इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, एक जो कोहेरेंस है, जो हमारे यहाँ एक जो चीज़ है वो सही हो सकती है इससे। प्लस ह्यूमन राइट महिलाओं का इन्फोर्स किया जाएगा, फंडामेंटल का जो वायलेशन होता है उसको रोका जाएगा।
खाप पंचायत, मदरसा, कई बार ये लोग जो असंवैधानिक बॉडीज़ हैं वो कई बार महिलाओं के खिलाफ फतवा या जजमेंट पास करते हैं, उनको भी रोका जाएगा। क्लियर है। अब बात यह है कि यूसीसी के खिलाफ आर्गुमेंट क्या है। कई बार जो माइनॉरिटी है वो ये कहते हैं कि जो मेजोरिटी का जो रूल है ना वो उन पर थोपा जाएगा, मोटा मोटी हिंदुओं का जो रूल है वो जो मुस्लिम पर थोपा जाएगा। मगर ये तो ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पर, इसका काउंटर में बोल सकते हैं, मगर आपको उतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बस कहना है कि ये एक जो आर्गुमेंट है ना वो दिया जाता है। क्लियर है। प्लस एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना जो सभी धर्मों के लिए एक्सेप्टेबल हो, मुश्किल काम है। कोई ना कोई बात पर लड़ाई हो ही जाएगी, उनको भी तो पॉलिटिक्स खेलना है। क्लियर बात है। जब तक हिंदू मुसलमान लड़ेगा नहीं तब तक इनका कैसे चमकेगा पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर ये सब जो आर्गुमेंट है वो दिए जाते हैं यूसीसी के अगेंस्ट। अभी तक कोई भी मॉडल लॉ ड्राफ्ट नहीं किया गया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, सेंसिटिव इशू है, दंगा फसाद हो सकता है, तो इनको डील करना काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है। जो सभी स्टेक होल्डर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सभी धर्म है भारत में, उसके बीच में कंसल्टेशन होना चाहिए। एक जो मॉडल कोड है पहले वो बनाइए, मॉडल कोड बना करके उस पर डिबेट करवाइए, उसके बाद उसको लॉ का फॉर्म दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फॉर्म दीजिए। क्लियर बात है। पर्सनल लॉ को स्टडी किया जाए, एक मॉडल लॉ बनाए जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। क्लियर बात है। जो अवेयरनेस है वो लाया जाए सभी भारतीयों के बीच में कि हाँ अभी का जो लॉ है वो सही नहीं है, इसमें चेंज आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए। क्लियर बात है। लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि 3 मेन समस्याएं हैं यूसीसी को अडॉप्ट करने के बीच में, सेपरेटिज्म, कंजर्वेटिज्म और मिसकंसीव्ड नोशन अबाउट द पर्सनल लॉ। ये लॉ मिनिस्ट्री का अपना स्टेटमेंट है कि ये 3 चीज़ें हमें रोक रही हैं। बेसिक आ गया। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे आप इस तरह से, पहले आपने यूसीसी बता दिया, फिर बोला कि हमारा जो अभी का सिस्टम है उसमें ये समस्याएं हैं, ठीक है। फिर आपने क्या बताया कि क्या लाएगा, कैसे सॉल्व करेगा समस्याओं को यूसीसी। आपने अगले सेक्शन में ये बातें बता दी कि जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगा, भारत का इंटीग्रेशन होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स कम होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, राइट टू इक्वालिटी हमारे यहाँ इन्फोर्स किया जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद करना क्या है कि कैसे और भारत को 21st सेंचुरी में रिफॉर्म की तरफ ये ले जाएगा, इसके बारे में बताएंगे, फिर आखिर में इसको आप कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना मैं पॉइंट, ये वाला, ये सब मेरे खुद के नोट्स जो मैंने बनाए हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह से नोट्स बनाया जाता है और ये बनता है हर सेक्शन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो आप, दिखाता हूँ, जैसे कि आपका जो मैंने बताया ना वो रेमल सेक्शन, ये केवल उसके लिए नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इसके लिए भी बनाया है, फिर आपका जो एल्डर है इसके लिए बनाया है। सेम नोट्स आपको मैंने सारा पढ़ाया है कि क्या क्या पॉइंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ही जो महिला है, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या फेस करते हैं, क्योंकि सारे वनरेबल सेक्शन है और सबके लिए आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। क्लियर बात है ना। तो मैं आपको सवाल देता जाऊँगा, उसको मैं क्लियर करता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब नोट्स हैं महिलाओं के लिए, PCPNDT एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित क्या क्या रीजन है, क्या क्या सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने 3 लॉ बनाया है, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है, फिर उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया है और सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड। सब पढ़ाएंगे आपको, कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत कीजिए। बस आप आराम से सवाल जो दिए जाने लिखने के लिए आपको लिखते रहिए उसको ढंग से, ठीक है। डेली आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, दोनों का आंसर लेकर के आप ग्रुप में सबमिट करेंगे और हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। बढ़िया बात। आपका जो आंसर है वो देखते हैं। अब ये आंसर देखो, 21st सेंचुरी इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम रिलीजियस एंड कम्युनल रेडिकलाइजेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मच नीडेड स्टेप फॉर इंडिया। ठीक बात है, मगर आपको इतने से शुरू करने के बजाय आपको सीधे यहाँ शुरू करना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड फॉर 1 लॉ फॉर एंटायर कंट्री applicable to all religious community as mandated on the article 44 of the constitution। इससे बढ़िया आपका शुरू हो रहा है यहाँ से आंसर, सीधे मुद्दे पर आप आ रहे हैं कि यूसीसी क्या होता है, कोई बोल बच्चन फर्जी बात नहीं। उसके बाद आपने डायग्राम बनाया है, बहुत बढ़िया कि ये डील किससे किससे करता है, एडॉप्शन से, मैरिज से, डाइवोर्स से, इनहेरिटेंस से, सक्सेशन से। बढ़िया डायग्राम है, ठीक है। नंबर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा इस पर, ठीक है। फिर आपने बताया है कि क्या आर्गुमेंट हैं यूसीसी के पक्ष में, फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन में, आपने बस ये बता दिया। टू द पॉइंट आंसर है, बढ़िया है, ठीक है ना। लिखते रहिए और इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें। जो वर्ड का सिलेक्शन है ना, आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है।
in a 2018 report by Law Commission of India stated that UCC is neither necessary nor desirable at this stage, yet UCC is inevitable in 21st century to maintain uniformity. आपको नेगेटिव पे नहीं जाना है, भले ही लॉ कमीशन ने कहा, मगर आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ जो UCC है ना वो ज़रूरी है, और सरकार को इस जो है ना इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे वांट्स टू इम्प्लीमेंट UCC. समझ गए? तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी सरकार में है, क्योंकि उसी के लोग यूपीएससी में होंगे, और उसी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उससे अलाइन करते हुए आपको अपना आंसर देना पड़ेगा. ये मत बोलना जाएगा कि नहीं ये माइनॉरिटी को दुख हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाने ठिकाने. पार्टी पावर में है, उसका तुमको ध्यान रखना है. समझ गए बात? क्योंकि तुम उनके ही नीचे आके काम करोगे एज ए ब्यूरोक्रेट, एज एन IAS. ठीक है, चलो ये बातें हो गई. हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. आपको 2 सवाल सुबह मिल जाएगा. अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. जय हिंद.